नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम क्लास लेने वाले हैं वो हम क्लास लेंगे आज आईए का जो एग्ज़ाम है आपका 2023 का, जो अभी नोटिफिकेशन आया है एक दो दिन में अभी। तो उसकी क्लास में पहले सबसे पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल पे अपने पे डाला हुआ भी है सिलेबस के बारे में। दूसरा क्या है कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सबसे पहले बात मैं बता दूं कि बच्चों ने ये कहा कि सर हमें ये आइडिया होना चाहिए सबसे पहले कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, वो इसलिए बनाई गई है कि आपको ये आइडिया लग सके कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो एग्जाम तक जो आईए के एग्जाम हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं? एक तो 2008 में हुआ है, दूसरा क्या है 2011 में हुआ है, 2013 में और 2018 में हुआ है। ठीक है, तो उन सारे एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से एक आपको डेमो टाइप में मैं आपको समझाऊंगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले स्क्रीन पे आपके पे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसमें दे रखा है कि इसमें से कौन सी वेब पेज की एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब इसमें आता क्या क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। देखिए इसमें क्या है, आपका बहुत सारी चीजें हैं। सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, विजुअल बेसिक है, ठीक है, HTML है, DHTML है, CSS है। इसके अलावा XML के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, बहुत सारा पोर्शन है आपका। तो आपको एक आइडिया हो जाए कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ये HTML वाला जो है अपना, इसमें से कौन सी वेब पेज की एक्सटेंशन नहीं है? तो अब क्या है, जब वेब पेज बनाते हैं तो हमारी एक्सटेंशन क्या होती है? .html ये होती है, .htm भी हो सकती है। ठीक है, ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, PHP प्री हाइपो प्रोसेसर है ना, ये होता है PHP। तो आप लोग सब कंप्यूटर फील्ड से हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम देगा आईए का वो कुछ ना कुछ कम से कम ओ लेवल तो होगा ही। तो ओ लेवल है, PGDCA है, BTech है, MC है, MSc IT है। ठीक है, तो उसको आइडिया होता है कि PHP जो है वेब पेज बनाते हैं हम, .ASP एक्टिव सर्वर पेजेस वेब पेज बनाते हैं, HTML वेब पेज बनाते हैं। लेकिन ये जो होता है RTF, ये क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। ये कहां पे यूज होता है? वर्ड में यूज होता है। ठीक है, वर्ड पैड आपका, हमारा क्या होता है, वर्ड पैड जो होता है ना, उसमें यूज होता है RTF। RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, क्या होता है इसका? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट ये होता है। नोटपैड जो हमारा होता है, सबसे सिंपल वाला जो होता है, उसमें जो हमारा फॉर्मेट होता है वो होता है .txt। और ये वर्ड पैड जो होता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा फीचर ज्यादा होते हैं, उसमें होता है .rtf होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और उससे ऊपर फिर हमारा क्या होता है? docx। ये किस में होता है? MS वर्ड में। ठीक है, MS वर्ड में होता है। तो एक तो होता है .txt, .rtf, फिर क्या होता है? .docx। तो सबसे छोटा अगर वर्ड प्रोसेसर की हम बात करें तो नोटपैड जो हमारा होता है उसमें .txt, उसके बाद .rtf वर्ड पैड में, उसके बाद में .docx। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या पूछा गया कि इसमें से कौन सी वेब पेज की एक्सटेंशन नहीं है? तो देखो .htm होती है, ASP भी होती है, PHP भी होती है, तो RTF नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? D आएगा। ठीक है, 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2008 वाला जो एग्जाम है उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, HTML में एक अक्षर का फासला देने के लिए का प्रयोग होता है। मैंने इंग्लिश के और हिंदी के क्वेश्चन इसमें मिक्स किए हैं। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, कुछ हिंदी मीडियम के लिए हैं। ठीक है ना, मिक्सअप हो सके, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो होंगे वो हिंदी मीडियम से नहीं होंगे, सारे स्टूडेंट जो है इंग्लिश मीडियम से नहीं होंगे। कंप्यूटर जो है हमारा वो इंग्लिश मीडियम में ही चलता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सहूलियत मिल सके उसके लिए, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके वो लिया है। HTML में एक अक्षर का मतलब आपको क्या करना है, एक अक्षर का अगर फासला देना है आपको, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? देखिए बी लेना है तो क्या करेंगे, ये वाला यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? ये वाला जो अपना है एम्परसेंड लिखते हैं, एडस ऑपरेटर, और उसके बाद में फिर क्या? NBSP। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने नाम लिखा JAI जय, ठीक है, और यहां पे मैंने मान लीजिए लिखा SARASWAT। ठीक है,
तो यहाँ पे एक अक्षर का फासला अगर आपको देना है तो उसके लिए क्या आता है, ये आता है। अदरवाइज क्या होता है कि आपका ये जो है ये ऐसे के ऐसे यहीं पे लिख जाएगा ये, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, एक अक्षर का मतलब हो गया सिंगल कैरेक्टर का, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर का स्पेस अगर आप देना चाहते हैं इफ तो %NBSP ये लिखा जाता है, ठीक है। ये भी 2008 के एग्जाम में पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में फिर क्या आता है आपका, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया जावा से, ये कहां पे आया है 2011 में, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लैंग्वेज जो है जावा, जैसे हमारी लैंग्वेज में क्या है C++, ठीक है, और क्या है आपकी जावा है, ठीक है। विजुअल बेसिक जो है वो भी आती है इसमें IDE के रूप में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के रूप में, ठीक है। अब जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसके लिए किसके लिए, इट क्रिएट सोर्स फाइल। तो भैया सोर्स फाइल जो है वो तो सभी बनाते हैं, ठीक है। हमारी 3 तरह की फाइल होती है, अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए एक तो क्या है सोर्स फाइल, जैसे आपने लिखा test.c, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये सोर्स फाइल हो गई जिसमें आपकी क्या है कोडिंग होती है, ठीक है। जो कुछ भी आप कोड लिखोगे वो कहां पे आएगा, सोर्स फाइल में। दूसरा इसके बाद में फिर कौन सी बनती है, test.obj, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। ये क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल है आपकी, ठीक है ये। और तीसरी जो फाइल होती है वो होती है आपकी test.exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल, और इसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो कोई भी लैंग्वेज हो तो 3 तरह की फाइल आपकी बनती है। सोर्स फाइल का मतलब इस फाइल पे आपने डबल क्लिक किया तो जो कुछ भी कोडिंग आपने लिखी है वो कोडिंग आपको दिख जाएगी, तो सोर्स फाइल ये होती है। तो सोर्स फाइल तो सब में ही बनेगी, चाहे वो C हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे कुछ भी हो। सोर्स फाइल का मतलब है स्रोत क्या है, आपने कोडिंग कहां लिखी है वो फाइल। जब इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है, कंपाइल जब हम करते हैं तो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, मतलब मशीन भाषा वाली बाइनरी लैंग्वेज वाली फाइल बनती है। और जब इसको रन कराते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो फिर क्या होता है, exe फाइल बनती है, ठीक है। ये यहां तो हम इंटरप्रेट नहीं कराएंगे, लेकिन मैं एक आइडिया बता रहा हूं आपको, इस तरीके से जैसे कराते हैं, ठीक है। दोबारा मैं रन कराया तो फिर क्या बना, exe फाइल। इसका मतलब इस पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर है आपका वो सीधे ही क्या हो जाएगा, वो रन होने लग जाएगा। जैसे बाइक रेसिंग का गेम बनाया तो इस फाइल पर डबल क्लिक करोगे तो बाइक दौड़ने लग जाएगी, इस पे क्लिक करोगे तो मशीन भाषा की जो बाइनरी लैंग्वेज वाला कोड है वो आपको दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे तो C लैंग्वेज की कोडिंग आपको दिखेगी। तो सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटिव फाइल। अब देखिए पूछा है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीन्स क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीन्स होता है जो किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं हो। अब प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म का मतलब है कि भैया अगर आपने कोई कोड बनाया C लैंग्वेज में, जावा में आपने कोई कोडिंग लिखी, अब आप उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर रन कर रहे हो तो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर वर्जन का फर्क पड़ जाए, जैसे विंडो 7 में आपने जावा के लिए कोई कोड लिखा, वो विंडो 8 में नहीं चले, विंडो 10 में नहीं चले, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाओ, विंडो 7 में अगर आपने जावा डाल रखी है वहां चलाया तो विंडो 8 पे चलेगा, 10 पे चलेगा, अदर जैसे लाइनेक्स है, लाइनेक्स में भी चलेगा और सब में भी चलेगा, ठीक है ना। तो डिपेंड नहीं करेगा। तो कह रहा है इट क्रिएट सोर्स फाइल, क्योंकि ये सोर्स फाइल क्रिएट करता है इसलिए, तो ये बिल्कुल गलत है, सोर्स फाइल तो सभी बनाते हैं। इट हैज डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कंपाइलर्स फॉर डिफरेंट हार्डवेयर्स, के अलग अलग हार्डवेयर के लिए डिफरेंट क्या होते हैं, वर्जन होते हैं कंपाइलर के, ये भी गलत है। इट इज यूज्ड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स ऑन डिफरेंट हार्डवेयर्स, अलग अलग हार्डवेयर पे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ये भी गलत है। इट क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड ऑन कंपाइलेशन, जब जावा का कोड जब कंपाइल किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, जिसे हम कहते हैं बाइट कोड, और उस बाइट कोड को, ऑब्जेक्ट कोड को आप कहीं पे भी रन इंटरप्रेट करा सकते हैं, इसलिए ये क्या होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसको आगे हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर अनुदेशक वाला जब एग्जाम हुआ था, मैंने बच्चों से कहा था बहुत सारे सवाल सीमाफोर वगैरह के, काउंटिंग सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर, ये मैंने बताए। बच्चे बोले कि नहीं सर इतना टिपिकल नहीं आएगा, लेकिन जिन्होंने मेरी बात मानी उनका भला हुआ, काफी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ, ठीक है। जिनका नहीं हुआ उनका अब हो जाएगा आईए में। तो आप समझ के चलें कि ये बड़ी डीपली पढ़ने पड़ते हैं, बीच बीच में से काफी सारे क्वेश्चंस निकाल के आते हैं, ठीक है।
और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं अभी हम तैयारी नहीं करेंगे, आगे कर लेंगे, तो वो लोग नुकसान में रहते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन निकला है तुरंत तैयारी आपको करनी है। जावा डिफर्स फ्रॉम सी प्लस प्लस बिकॉज, अब जावा जो है वो सी प्लस प्लस से कैसे अलग है और सी प्लस प्लस से अलग कैसे है। तो देखिए जावा जो है वो क्या है, जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसमें लिखा आ रहा है कि जावा जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती है, गलत है। जावा डज नॉट सपोर्ट ग्लोबल वेरिएबल्स, ये भी गलत है। ठीक है, ए बी सी आर करेक्ट, ये है ना ये। अब इसमें आ रहा है जावा डज नॉट यूज पॉइंटर्स, तो जावा में यूज नहीं किया जाता है क्या, पॉइंटर्स यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, जावा में क्या होता है, पॉइंटर्स जैसे हम बनाते हैं ना, तो वो यूज नहीं किए जा सकते हैं, नहीं यूज किए जाते हैं। देखिए अभी मैं पूरी रामायण नहीं पढ़ा सकता, इसमें कैसे कैसे क्या है, जब हम क्लास लेंगे लगातार तो उसमें क्या है एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज ही हमारा टारगेट ही ये है कि जो चीज आपके समझ में नहीं आती है कंसेप्ट, उसको इजी गोइंग तरीके से आपको समझाना है। ठीक है ना, पॉइंटर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, सब सारी चीजें बहुत ज्यादा जो टिपिकल जो आपके कंसेप्ट होते हैं, जैसे फ्रेंड फंक्शन क्या है, क्लास ओवरराइडिंग, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ों को क्लियरली जब हम समझ लेंगे तब जाके ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो C++ में क्या होता है, पॉइंटर होते हैं और जावा में पॉइंटर नहीं होते हैं। अब देखिए एक छोटी सी बात बताता हूं, जैसे आपको C में और C++ में क्या अंतर होता है, C++। तो जब C चल रही थी तो C++ क्यों बनाई, क्योंकि C++ में क्या था कि सारा जो डेटा था आपका वो क्या था, C++ में सारा जो आपका डेटा है, जैसे आपने लिखा है इंटीजर A B, अब कोई भी एक्सेस कर सकता है, A = 10 B = 20। ठीक है, यहां पे क्या होता है, आपने लिखा क्लास स्टूडेंट, ठीक है, ये लिखा आपने लिखा इंटीजर A = 10 इंटीजर B = 20। ठीक है, क्लास बंद कर दी। अब क्या किया आपने, वॉइड मेन, ये लिखा। ठीक है, अब आपने क्या किया, क्लास स्टूडेंट का ये बनाया आपने, स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट S = न्यू स्टूडेंट, इस तरीके से बना दिया या फिर S बना दिया। ठीक है, अब देखिए अंतर क्या है, ये वाला पोर्शन अलग है, ये क्या है, क्लास है। ठीक है, C में और C++ में डिफरेंस क्या है, C में किसी भी वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। यहां पे अगर किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है A और B को, तो एक तो ये हो गया कि इनकी एक अलग से क्लास बन गई, मतलब एक घर बन गया इनका, ये मान लीजिए। ठीक है, क्या बन गया, ये घर बन गया ये। अब घर में से कोई चीज चाहिए, घर का मेंबर कौन है, ये घर है स्टूडेंट नाम का, इसका मेंबर कौन है, ये है, या फिर S1, ये ऑब्जेक्ट बना दिए दो, एक ऑब्जेक्ट S है, दूसरा S1 है। अगर आपको घर में से कोई चीज चाहिए तो S.A S.B या फिर S1.A S1.B, डायरेक्टली आप किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो सिक्योरिटी बढ़ गई हमारी, ये सबसे बड़ा रीजन हुआ, सिक्योरिटी क्या हो गई हमारी, बढ़ गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा घर है, अब मैं क्या करूंगा, मेरा घर है तो मैं डायरेक्टली क्या है, एक C का मतलब ये मान लीजिए कि आपका पूरा सामान जो है, पूरा सामान रोड पे पड़ा हुआ है, कोई भी आया सीधा डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। C++ का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरा घर है, किसी ने कहा कि भैया आपके घर में से कुछ चाहिए, ठीक है, सपोज कीजिए मेरी बाइक चाहिए, मैं घर का मेंबर हूं, तो क्या करेंगे, मेंबर में ऑब्जेक्ट हूं, ऑब्जेक्ट डॉट बाइक उसको दे दी, ऑब्जेक्ट डॉट टीवी उसको दे दी। वो बाहर वाला आदमी मेरे घर में से डायरेक्टली कोई भी चीज को एक्सेस नहीं कर सकता है, एक्सेस करेगा तो किसके थ्रू करेगा, इन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। और जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, इससे संबंधित जो डेटा है, फंक्शंस हैं, वो सब एक जगह बंधे हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारे घर में बच्चा है कोई, तो बच्चे का क्या एक रूम है, उस ऑब्जेक्ट से संबंधित जितने भी चीजें हैं, सामान है, फंक्शन है, सब उस कमरे में है, तो वो क्लास है। क्लास का मतलब क्या होता है, कंटेनर, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारे फंक्शंस और डेटा को संभाल के रखता है, वो क्या है, वो क्लास है। तो ये सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट C++, मतलब C में प्लस प्लस और कर दिया है। ठीक है, और डीपली आगे हम पढ़ेंगे इन चीजों को। इसके बाद में फिर क्या है अपना, हाँ, तो क्या आएगा, जावा डज नॉट यूज पॉइंटर। ठीक है, इसके बाद में आता है फिर हाउ आर HTML फॉर्म्स एंड X फॉर्म्स रिलेटेड। HTML फॉर्म्स और जो X फॉर्म्स हैं
वो कैसे रिलेटेड हैं, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स फॉर्म्स आर ओल्ड जनरेशन ऑफ एचटीएमएल फॉर्म्स, है ना, ये गलत है, ठीक है। एक्स फॉर्म्स आर मिडिल जनरेशन ऑफ एचटीएमएल फॉर्म, गलत है। एक्स फॉर्म्स आर न्यू जनरेशन ऑफ एचटीएमएल फॉर्म्स। एचटीएमएल में जो हम फॉर्म बनाते हैं जैसे नेम, फादर नेम, जेंडर, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, नेम, फादर नेम, जेंडर, ठीक है, चूज करो मेल फीमेल, इस तरीके से फॉर्म बनाते हैं। तो उसका नया जो रूप है, नया जनरेशन है, वो उसको क्या कहते हैं, एक्स फॉर्म्स कहा जाता है, ठीक है ना। एक्स फॉर्म जो है, एक्स फॉर्म्स आर न्यू जनरेशन ऑफ एचटीएमएल फॉर्म्स। तो एचटीएमएल फॉर्म्स का क्या है, नया जनरेशन है एक्स फॉर्म। इसके बाद देखिए, when did XFORM 1.0 become W3E रिकमेंडेशन। W3E क्या है, वर्ल्ड वाइड कंजोइटम, ये है ना W3E, ठीक है। ये तो इनमें XFORM को कब रिकमेंड किया गया था, ठीक है, तो वो कब किया गया था, अक्टूबर 2013 से, ठीक है। when did XFORM 1.0 become W3C, सी है ये, ई नहीं है ना, क्या है ये, सी है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कंजोरिटम जो होता है, कंजोरिटम उसमें है, तो उसमें कब रिकमेंड किया गया था, 2003 से रिकमेंड किया गया था। अब देखिए इसके बाद में कौन सा है अपना, व्हाट इज मैक्सिमम डेटा, व्हाट इज मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है हमारी है, उसके लिए मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी क्या होती है, मतलब मैक्सिमम डेटा कितना ले जा सकता है वो, ठीक है, किससे, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है। तो उसका आंसर क्या होता है, 1000 मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है, कितना होता है, 1000 मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर इज 1000 मेगाबिट। ये एमबीपीएस जो है इसमें भी अंतर होता है, देखें ये अगर ये लिखा हुआ है एमबीपीएस तो इसका मीनिंग होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड, और अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है एमबीपीएस तो इसका मतलब होता है मेगा बाइट्स, ये बिट नहीं है, अब क्या है, मेगा बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। और मेगा बिट्स का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन बिट्स, ठीक है। ये मेगाबिट्स का मतलब क्या हो गया, 1 मिलियन बिट्स जो है आपकी वो ट्रांसफर होंगी एक सेकंड में, ठीक है। 1 मेगाबिट्स का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन बिट्स, ठीक है, पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में आपकी 1 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 10 लाख बिट्स जो है आपकी बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर होंगी, किसमें, एमबीपीएस किया। अगर आपकी स्पीड है कितनी, 1 एमबीपीएस है अगर, है ना, 1 एमबीपीएस का मतलब क्या होगा, 1 मेगाबिट्स पर सेकंड, मतलब आपकी एक सेकंड में 10 लाख बिट ट्रांसफर होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखें, इसमें मेगा बाइट्स है, ठीक है। ये तो अब क्या है, इसकी स्पीड कितनी होती है, ऑप्टिकल फाइबर की जो स्पीड होती है वो होती है 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो 10 लाख में भी गुणा कर लो कितने का, 1000 का, इतना बिट्स जो है वो एक बार में ट्रांसफर होता है। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 एमबीपीएस का मतलब होता है, जैसे ये लिखा हमने 1 एमबीपीएस मतलब 1 मेगा बिट्स पर सेकेंड, इसका मतलब होता है कि एक बार में, एक सेकंड में आपका जो चैनल है, जो भी आपका तार है या कुछ भी है, वो कितने 1 मिलियन ले जाएगा। 1 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 1 मेगा का मतलब, मेगाबिट्स का मतलब 1 मिलियन बिट्स ले जाएगा एक सेकंड में, मतलब आपका एक छोटा मोटा जो फोटो होता है वो एक सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड में आपका छोटा सा जो फोटो है वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना, इतना आइडिया आप लगा लीजिए। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, ये देखिए, द टैग यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग फॉन्ट्स इन HTML आर। कौन सा टैग जो है वो HTML में फॉन्ट्स को स्पेसिफाई करने के काम में आता है, यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग फॉन्ट्स इन HTML। HTML लैंग्वेज जो है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसमें फॉन्ट्स के लिए कौन कौन से टैग यूज में आते हैं। तो यहाँ आई और बी किसके लिए है, बोल्ड के लिए, ये किसके लिए है, बोल्ड के लिए, और ये किसके लिए है, इटैलिक के लिए, ठीक है, बोल्ड और इटैलिक के लिए ये है। तो इसलिए हम क्या करते हैं,
यहाँ पे फॉन्ट्स जो है HTML में वो कौन स्पेसिफाई करता है, यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग फॉन्ट्स। तो फॉन्ट को स्पेसिफाई करने के लिए कौन कौन से होते हैं, बोल्ड और इटैलिक। तो क्या आंसर आएगा, ए एंड बी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में HTML यूज्ड। अब HTML किसके लिए यूज, HTML क्या यूज करता है ना, HTML यूज्ड, HTML क्या यूज करता है, प्री स्पेसिफाइड टैग्स, मतलब पहले से बने हुए टैग यूज करता है। यूजर डिफाइंड टैग्स, यूजर द्वारा परिभाषित जो टैग होते हैं उनको यूज करता है। टैग्स ओनली फॉर लिंकिंग, केवल लिंकिंग के लिए टैग्स जो होते हैं उनको यूज करता है। फिक्स्ड टैग डिफाइंड बाय लैंग्वेज, तो लैंग्वेज द्वारा डिफाइन किए हुए टैग्स को क्या करता है, यूज करता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ये फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय लैंग्वेज। प्री स्पेसिफाइड टैग्स का मतलब होता है हम भी प्री स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो हम नहीं, लैंग्वेज द्वारा पहले से जो फिक्स है टैग उनको ही यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में देखिए, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस। अब ये क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस। ठीक है, ये ध्यान रखें कि IPv4 जो होता है, IPv4 एक तो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4, और एक होता है IPv6। V4 में होता है 32 बिट का एड्रेस होता है इसमें एड्रेस रेंज, और इसमें कितना होता है 128 बिट का। ठीक है, तो अब इसमें ये जो आईपी एड्रेस दिया गया है इसकी क्लास बतानी है, तो क्लास कैसे बताएंगे, देखिए। तो क्लास जो होती है वो क्लास कैसे आएगा, देखो आपकी ये जो क्लास है ये कौन सी क्लास है, ये ध्यान रखें। सबसे पहली जो क्लास होती है वो कौन सी होती है, 0 से लेके 126 तक। फिर उसके बाद में क्या है, 127 जो होता है लूप बैक एड्रेस होता है, 191 तक होता है। फिर उसके बाद 192 से लेके 223 तक हो गया। फिर 224 से कितना है, फिर 239 तक है। फिर 240 से लेके फिर कितना है 254 तक। ठीक है, तो अब यहां पे देखें ये कौन से में आ रहा है, 229 में आ रहा है। ठीक है, ये क्लास ए है, बी है, सी है और ये डी है। ठीक है, तो ये ए क्लास का है, ये बी क्लास का है, ये सी क्लास का, ये डी क्लास का, और ये किसका है, ई क्लास का। ठीक है, 0 से लेके 126, 127 किसके लिए होता है, लूप बैक एड्रेस के लिए, और लास्ट वाला भी क्या है 255 जो होता है वो उसके फिक्स रहता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। 128 से लेकर 191 तक ये बी क्लास, 192 से 223 सी क्लास, तो क्या हो गया डी क्लास। ठीक है, तो 224 से लेके 239 ये कितना है 229। ठीक है ना, तो पहला जो है आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कितना आ रहा है ये, तो 224 से 239, तो आइडिया क्या हो जाएगा, ये डी आ जाएगा। ठीक है, इसके काफी सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे उसमें, कंप्यूटर अनुदेशक वाले में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पुराने स्टूडेंट्स को करवाए थे इसके सीमाफोर के, उनके सबके, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिकल करवाए थे उनको, है ना। ये द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू अ नंबर ऑफ स्टेशंस इज नोन एज। अब देखिए यहां पे पूछा गया है कि साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, डेटा का ट्रांसमिशन कहां से, साइमल्टेनियसली ए बी सी डी, समानांतर रूप से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा मतलब डेटा को भेजना। ठीक है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, कठिन तरीके से तो पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ना है। तो अब क्या है कि बिल्कुल क्या करना है आपको कि यहां से पूछा गया कि ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, तो यहां से ट्रांसमिशन ऑफ डेटा का मतलब यहां से डेटा इनके पास में जा रहा है। साइमल्टेनियसली मतलब क्या है, समानांतर रूप से जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, टू अ नंबर ऑफ स्टेशन, एक स्टेशन ये हो गया, एक स्टेशन ये, एक स्टेशन ये, एक स्टेशन एक ये हो गया। ठीक है ना, तो अब समानांतर रूप से जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, ब्रॉडकास्ट कहेंगे। अगर जैसे मान लीजिए एक से एक को जा रहा है यूनिकास्टिंग, एक से क्या है जैसे मान लीजिए बी सी डी, अब डी को जा रहा है, बी को नहीं जा रहा, ठीक है, ई है, इसको नहीं जा रहा, तो चुनिंदा जो है स्टेशन उनको जा रहा है, तो उसे कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, मल्टीकास्टिंग। मतलब एक स्टेशन से और सेलेक्टेड नोड्स को आपका डेटा जा रहा है तो उसे कहते हैं मल्टीकास्टिंग, और सिंगल से सिंगल को जा रहा है तो यूनिकास्टिंग, और सबको समान रूप से साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट करना कहते हैं। ठीक है, जैसे न्यूज होती है, न्यूज क्या होती है, न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है। ठीक है, न्यूज आ रही है तो सब लोग उसको समांतर रूप से देख रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद में फिर क्या आता है आपका, 11th के बाद में फिर आपका आता है ये, हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस।
अब देखिए IPv6 एड्रेस कितने का बिट का होता है, तो मैंने आपको बताया था भी 128 बिट का होता है। IPv4 जो होता है वो कितने का होता है, 32 बिट का होता है। ये कब पूछा गया, 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर अ क्लास सी। अब देखिए क्लास सी के लिए पूछा गया है कि क्लास सी के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, 255 255 255। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इस तरह से एन एन एन, ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास 1 की बात करें तो 255.0.0.0। अगर हम बात करें क्लास बी की तो ये होता है, ठीक है, ये। और क्लास सी की बात करें तो 255 255 255 0। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद में व्हाट पार्ट ऑफ 192 168 10 और 51 इज द नेटवर्क आईडी। अब इसमें से नेटवर्क आईडी पूछा गया है कि नेटवर्क आईडी कौन सा है इसमें से। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया करना पड़ेगा ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। नेटवर्क आईडी कैसे निकालेंगे, कौन सी क्लास का है, तो क्लास कौन सी है इसकी, देखिए 190 0 से लेके 126 128 से 191। ठीक है, और उसके बाद में 192 से लेके कितना है, 223 223। ठीक है, ये तो ये कौन सी क्लास में आ रहा है, सी क्लास में आ रहा है ये। ठीक है, कौन सी क्लास में आ रहा है, देखो 192 तो किस में आ रहा है, सी क्लास में। तो अब सी क्लास में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, सी क्लास में क्या होगा, ये क्लास ए है, ये क्लास बी है और ये है क्लास सी। ठीक है, तो इसका मतलब एन एन एन, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये वाला जो है आपका एन एन एन। क्लास सी में तो ये होगा, क्लास बी में ये होगा, क्लास ए में ये आएगा केवल। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है सब बच्चों को, पुराने बच्चों को, तो ये ध्यान रखें, इस तरीके से निकालते हैं। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं, होस्ट आईडी कैसे निकालते हैं, किसी सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ होस्ट कैसे होंगे, है ना, ये सब सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। तो आंसर क्या आएगा, ये बी वाला है ना, ये। व्हाट राउटर कमांड allows you to determine whether an IP access list is enabled on a particular interface। तो राउटर की कौन सी कमांड है जो आपको अलाउ करती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि आईपी एड्रेस एक्सेस लिस्ट इज इनेबल्ड ऑन अ पर्टिकुलर इंटरफेस। कोई इंटरफेस जो है उस पर कौन कौन सी आईपी एक्सेस लिस्ट क्या है उसकी, तो उसका आंसर क्या होता है, सो आईपी इंटरफेस। ठीक है, कि कौन कौन से आईपी को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में होता है वी कैन टेक इंटरनेट सर्विस बाई। अब इंटरनेट सर्विस जो है वो किससे ले सकते हैं, लीज लाइन से, डायल अप से। तो डायल अप से भी ले सकते हैं और लीज लाइन से भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये 2013 में पूछा गया है। इसके बाद गीगाबिट ईथरनेट हैज अ डेटा रेट ऑफ। अब गीगाबिट ईथरनेट जो होता है किसके लिए यूज करते हैं, ईथरनेट लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। तो गीगाबिट ईथरनेट किसके लिए कितना है, इसके 1000। ठीक है, कितना आएगा, 1000। कंटेनर टैग, अब इसमें से कंटेनर टैग कौन सा है, ठीक है, तो कंटेनर टैग कौन सा है, बी और आई। कंटेनर टैग का मतलब क्या होता है, कंटेनर टैग वो होता है जैसे यहां पे आपने लिखा, ये लिखा बी, अब कुछ लिख के फिर इसको इस तरीके से बंद करना पड़ रहा है, वो आपका कंटेनर टैग होता है। इसमें बंद नहीं करना पड़ेगा, इसमें बंद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे लिख दिया, पर ये सेलेस लगा के इसको आपको बी आर लिखने की आवश्यकता नहीं है। कंटेनर टैग का मतलब होता है इधर और इधर दोनों जगह आप दे रहे हो, बीच में कोई चीज है, वो कंटेनर टैग होता है ना, ये। तो बी और आई है इसमें। विच टैग क्रिएट्स अ नंबर ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट किससे बनाते हैं, ओएल से बनाते हैं। ठीक है, यूएल से क्या है, अनऑर्डर लिस्ट होता है। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑर्डर लिस्ट किससे बनाएंगे, ओएल से। लेयर 1 ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का मतलब हो गया ओएसआई मॉडल। अब ओएसआई मॉडल की जो लेयर 1 है वो कौन सी होती है, तो लेयर 1 कहां से शुरू होती है, यहां से, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, यहां पे स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर, ठीक है, डेटा लिंक लेयर, उसके बाद में क्या आता है फिर आपका नेटवर्क लेयर, ठीक है, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर क्या है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7,
सबसे पहली लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, फिजिकल लेयर होती है, ठीक है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो सबसे पहली लेयर जो होती है, जो बिट्स जाती हैं जहां से, वो कौन सी होती है, फिजिकल लेयर। कुछ लोग इस एप्लीकेशन लेयर को पहली लेयर बताते हैं, वो 7th नंबर की लेयर है, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके बाद में फिर क्या होता है, साइज ऑफ IPv6 एड्रेस। तो IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का एड्रेस कितना होता है, 128 बिट का होता है, ठीक है। और IPv4 का कितना होता है, 32 बिट का होता है। 2018 में ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। ईथरनेट इज अनदर नेम ऑफ। अब ईथरनेट जो है वो कौन किसका नाम है, तो अपन जो लैन कनेक्शन जो होता है हमारा, नेट जब हम चलाते हैं, पीछे एक वायर लगाते हैं, आपका CPU है, पीछे से NIC कार्ड के थ्रू जो जुड़ता है वो आपका क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसका दूसरा नाम होता है, ठीक है ना। 2018 में पूछा गया है, छोटा सा सवाल है कि ईथरनेट का दूसरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में द नॉर्मल स्पीड ऑफ ईथरनेट। अब ईथरनेट की स्पीड क्या होती है, ईथरनेट की स्पीड होती है 10 Mbps, ठीक है। और वो जो था आपका गीगाबिट वाला जो है, उसकी होती है 1000 Mbps, ठीक है। नॉर्मल ईथरनेट की कितनी होती है, 10 Mbps। इसके बाद में द स्टाइल शीट फाइल विल नॉट बी लोडेड बाय द ब्राउजर इफ यू ओमिट। अगर हम क्या करते हैं, ये वाला जो टैग है हमारा रिलेटिव है ना, ये नहीं लगाते हैं, तो आपकी CSS जो है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल लोड नहीं होगी, ठीक है। ब्राउजर उसको लोड नहीं करेगा अगर हम REL नहीं लगाते हैं तो, ठीक है। स्टाइल, बॉडी, HTML ये तो अलग टैग हैं, लेकिन अगर ये REL नहीं लगाएंगे तो CSS की जो फाइल है वो लोड नहीं होगी। हम 2-3 तरीके से CSS को इंसर्ट करते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, है ना, और एक स्क्रिप्ट फाइल के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर टैग। अब कंटेनर टैग कौन सा है, तो देखो ये जो है ना बॉडी, ये कंटेनर टैग है। कैसे, कैसे आप लिखते हो इस तरीके से बॉडी, ठीक है, कुछ लिखा है इसमें और फिर उसके बाद में स्लैश करके और फिर क्या कर देते हैं, बॉडी ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना। तो बीच में कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो कंटेनर टैग का मतलब बंद होने वाला हो जिसके साथ में। 2018 में पूछा गया है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसके बाद में विच एट्रीब्यूट इन एंकर टैग इज यूज्ड टू द शो द हाइपरलिंक। अब इसके लिए क्या लिखते हैं, H रेफरेंस, ठीक है। आप लोगों को ध्यान हो, H रेफरेंस इक्वल्स टू ऐसे एड्रेस देते हैं, उसका किससे लिंक करना है ये, तो क्या लिखते हैं, H रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है आपका, तो यहां पे अब आपका एंड आ गया ये, ठीक है। ये अब ये क्वेश्चन आपने देखे 2018 में ये पूछा गया, तो अब आपका क्या निकल के आया, देखो 1 मिनट और हम बात करते हैं इसमें। तो ये ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था C है, C++ है, विजुअल बेसिक है, जावा है, ये लैंग्वेज तो आपकी ये इसमें है। इसके अलावा क्या है, HTML है, DHTML है, CSS है, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका, जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, और ASP वगैरह जो छोटे मोटे सवाल पूछ सकते हैं ASP वगैरह में, उसमें है ना, ये अपना और भी जितने भी वेब टूल्स हैं उनके बारे में। इसके अलावा फिर क्या है, MS ऑफिस है आपका, ठीक है। नेटवर्किंग है आपकी, नेटवर्किंग में से बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। डाटाबेस है आपका, वो पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है। डेटाबेस है, नेटवर्किंग है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर उसमें से क्वेश्चन, और जनरल जानकारी जो कंप्यूटर की होती है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, मेमोरी क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है नंबर सिस्टम का, ठीक है। ये तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि आपको एक हल्का सा एक आइडिया हो गया होगा। तैयारी के लिए आप ये ध्यान रखें कि तैयारी, कुछ लोग कहते हैं कि अभी जुलाई में एग्जाम होगा, बाद में कर लेंगे, तो ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं। आप ये मान के चलिए कि आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे, बहुत सारे हजारों लाखों लोग आपके साथ तैयारी करेंगे, आपको आगे निकलना है उनसे, तो आपको अभी से कस के कमर, आपको सही दिशा में आपको समझना है। अब देखिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपने कोई ऐप ले लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया, लेकिन मैं एक सजेशन देता हूं आपको वहां पढ़ना है, उस मार्गदर्शन में पढ़ना है जो आपको इजीली समझ में आ सके, ठीक है ना।
बहुत सारी चीजें हैं बच्चों को समझ में नहीं आती, बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, लेकिन क्या है हमारे यहाँ आपको वो चीज मिलेगी कि कितना भी कठिन से कठिन कंसेप्ट है आपको इजीली आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस वगैरह सारे आपको कराए जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।